हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है भोजन के घटक। इसी चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने भोजन और भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात की थी। उसी वीडियो में हमने बात की थी कि भोजन या खाद्य पदार्थ हम कहेंगे किसे, और भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं। भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों का हम परीक्षण कैसे कर सके, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर चुके थे। और भोजन में उपस्थित पोषकों के परीक्षण के लिए आवश्यक सामग्री जो थी उसके बारे में हमने बात कर ली थी। और अंत में हमने बात की थी कि भोजन का जब हम परीक्षण करें या कोई भी रासायनिक परीक्षण हम करें तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी रासायनिक पदार्थ जो हम काम में ले रहे हैं रासायनिक परीक्षण के लिए, तो हम उसको खाने का या चखने का प्रयास नहीं करें। अब बात करते हैं सबसे पहले भोजन में उपस्थित पोषकों के परीक्षण की बात। भोजन में उपस्थित पोषकों या हम लिख सकते हैं पोषक तत्वों का परीक्षण। कैसे हम भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का परीक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की भोजन में उपस्थिति की बात करें तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट हम लिख सकते हैं कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या शर्करा के रूप में पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे तो हम ये देखते हैं कि भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च और शर्करा के रूप में उपस्थित होता है। स्टार्च को ध्यान रखना, हम मंड भी कहते हैं, स्टार्च को मंड भी कहते हैं। तो इसका परीक्षण हम कैसे करें, तो हम लिखेंगे मंड का परीक्षण। मंड का परीक्षण कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हम ऐसी खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री लेंगे जिसमें मंड उपस्थित हो। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, कच्ची सामग्री या खाद्य सामग्री हम लेंगे। सर्वप्रथम हमें कच्ची सामग्री या खाद्य सामग्री लेनी है और उसमें अल्प मात्रा में क्या करना है, तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालनी है। अल्प मात्रा में तनु आयोडीन विलयन, तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद हमें उस खाद्य सामग्री में डालनी है और कुछ समय बाद अवलोकन करेंगे। हम देखेंगे कि क्या
उस कच्ची सामग्री या खाद्य सामग्री के रंग में कोई परिवर्तन हुआ है क्या। तो हम क्या करेंगे, कुछ समय बाद पदार्थ के रंग परिवर्तन का अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि इस खाद्य सामग्री का, जो कच्ची सामग्री खाद्य सामग्री है, इसका रंग काला या नीला हो जाता है। इस खाद्य सामग्री का रंग काला या नीला हो जाता है। तो ये जो प्रोसेसिंग हुई है, ये जो रंग परिवर्तन की प्रक्रिया हुई है, ये दर्शाती है कि उस खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री में मंड उपस्थित है। यानी ये काला या नीला रंग क्या दर्शाता है, मंड की उपस्थिति। ये जो काला रंग है, मंड की उपस्थिति दर्शाता है किसमें, कच्ची या खाद्य सामग्री में। देखिए, किसी भी भोज्य सामग्री में हम मंड का परीक्षण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कच्ची सामग्री लेनी है या ऐसी खाद्य सामग्री लेनी है जिसमें हमें मंड उपस्थित हो। अल्प मात्रा में क्या करेंगे, तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद उस सामग्री में डालेंगे। कुछ समय बाद हम अवलोकन करेंगे, अगर पदार्थ का रंग परिवर्तित हो जाता है और काला या नीला हो जाता है तो उसमें 100% क्या होगा, मंड उपस्थित होगा। तो इस प्रकार हम मंड की उपस्थिति की पहचान कर सकते हैं कि किसी भी खाद्य सामग्री में या कच्ची सामग्री में स्टार्च या मंड जो है वो उपस्थित है या नहीं, इसकी पहचान हम इस विधि के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन के परीक्षण के बारे में कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन के परीक्षण को हम कैसे सफल बना सकते हैं। तो देखिए, दूसरा है प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें सबसे पहले ऐसी खाद्य सामग्री लेनी है जिसमें प्रोटीन उपस्थित हो। खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री हमें लेनी है। अगर मान लीजिए खाद्य सामग्री ठोस रूप में है तो उसको आप पेस्ट रूप में यानी चूर्ण के रूप में उसे परिवर्तित करना होगा और चूर्ण के रूप में परिवर्तित करके हम उसे डालेंगे परख नली में। परख नली में डालने के बाद में इस परख नली में लगभग 10 बूंद H2O सूत्र होता है जल का। ध्यान दीजिए, खाद्य सामग्री अगर ठोस रूप में है तो हम उसे पेस्ट में या चूर्ण में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद परख नली में लेंगे और परख नली में लेने के बाद में परख नली में लगभग 10 बूंद जल की डाल के उसको अच्छी तरह हिलाएंगे। हिलाने के बाद में ड्रॉपर की सहायता से, ध्यान दीजिए, परख नली में ड्रॉपर की सहायता से लगभग 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालना है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट विलयन डालना है लगभग 2 बूंद। ध्यान दीजिए, परख नली में लेने के बाद में चूर्ण में 10 बूंद H2O यानी जल डालना है। उसके बाद में उसी परख नली में लगभग 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन डालना है। कॉपर सल्फेट विलयन को डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह हिलाएंगे और वही अवलोकन करेंगे किसका, रंग परिवर्तन का। क्या हमें इतना करने के बाद में रंग परिवर्तन होता है, उसका अवलोकन करेंगे और इस अवलोकन के बाद
रंग परिवर्तन के अवलोकन के बाद अगर हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है, बैंगनी रंग प्राप्त होता है, तो ये जो बैंगनी रंग है, ये बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए, हमने मंड का परीक्षण देखा, उसी आधार पर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं प्रोटीन के परीक्षण को। सबसे पहले हमें क्या करनी है, खाद्य सामग्री लेनी है। अगर खाद्य सामग्री ठोस रूप में है तो हमें उसे चूर्ण में या पेस्ट में परिवर्तित करना होगा। उसके बाद में हम उसको लेंगे एक परख नली में। परख नली में लेने के बाद में उस परख नली में लगभग हम 10 बूंद H2O अर्थात जल की डालेंगे, उसको अच्छी तरह हिलाएंगे। हिलाने के बाद में हम लगभग 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की हम डालते हैं। कॉपर सल्फेट का CuSO4 फॉर्मूला होता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन डालने के बाद में हम जैसे यहाँ पर आयोडीन विलयन डालने के बाद में रंग परिवर्तन का अवलोकन किया था, वैसे ही हम कॉपर सल्फेट विलयन डालने के बाद में रंग परिवर्तन का अवलोकन करेंगे। और अवलोकन के दौरान यदि हमें ये बैंगनी रंग प्राप्त हो जाता है, यानी वो खाद्य सामग्री जो है बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाती है, तो उस खाद्य सामग्री में प्रोटीन उपस्थित है, इस खाद्य सामग्री में प्रोटीन उपस्थित है। एक बार दोनों को एक साथ, जैसे मंड का परीक्षण, कच्ची सामग्री खाद्य सामग्री लेंगे, अल्प मात्रा में तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालेंगे और 2-3 बूंद डालने के बाद में पदार्थ के रंग परिवर्तन का अवलोकन करेंगे। रंग परिवर्तन के दौरान अगर उस पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाता है तो उसमें मंड उपस्थित है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए वही खाद्य सामग्री लेंगे, ठोस रूप में है तो पेस्ट या चूर्ण बनाएंगे, परख नली में लेंगे, 10 बूंद जल डालेंगे और 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की डालने के बाद में हम रंग परिवर्तन का अवलोकन करेंगे। देखते हैं यदि बैंगनी रंग हमें प्राप्त होता है तो उस खाद्य सामग्री में प्रोटीन उपस्थित होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं वसा के परीक्षण के बारे में। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार मंड व प्रोटीन का परीक्षण हम आसानी से कर सकते हैं। इसी आधार पर हम देखेंगे कि किसी खाद्य पदार्थ में हम वसा का परीक्षण कैसे कर सकेंगे। वसा के परीक्षण के लिए हमारा अगला हेडिंग होगा वसा का परीक्षण। वसा का परीक्षण। वसा के परीक्षण के लिए हम सबसे पहले वही खाद्य सामग्री लेते हैं। खाद्य सामग्री को लेकर हम उसको क्या करते हैं, कागज के टुकड़े में लपेट देते हैं। क्या करेंगे, कागज के टुकड़े में लपेट देंगे। खाद्य सामग्री लेकर हम उसको कागज के टुकड़े में लपेटेंगे और कागज को जब हम सीधा करके देखते हैं, अगर प्रकाश के सामने लाते हैं, अगर वहां पर धब्बे से धुंधला पदार्थ दिखेगा तो वो क्या होगा, तेल का धब्बा होगा और वो ही क्या दर्शाएगा, वसा की उपस्थिति दर्शाएगा। देखिए, कागज के टुकड़े में हम लपेटेंगे और लपेटने के बाद में कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, उसको कागज के टुकड़े में हमने जिस खाद्य पदार्थ को अल्प मात्रा में हमने लपेटा था, हम उस कागज को क्या करेंगे, कागज को सीधा कर देंगे। सीधा करके मतलब जो हमने लपेटा था उस लपेटे हुई खाद्य सामग्री को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं और कागज को क्या कर लेते हैं, सीधा कर देते हैं।
सीधा करके हम इस कागज को क्या करते हैं, प्रकाश के सामने लाते हैं। कोई भी प्रकाश स्रोत या सूर्य के प्रकाश के सामने हम लाते हैं, और सूर्य के प्रकाश के सामने लाने पर अगर इस कागज में धब्बा दिखाई देता है, अगर इस कागज में धब्बा दिखाई देता है तो ये धब्बा किसका होता है, तेल का होता है। और ये तेल का धब्बा जो है यही क्या करता है, वसा की उपस्थिति बताता है। ये तेल का धब्बा ही वसा की उपस्थिति बताता है। अगर खाद्य सामग्री को कागज के टुकड़े में लपेटने के बाद में कागज को सीधा करके हम प्रकाश के सामने लाते हैं और इस स्थिति में कागज पर धब्बा नहीं बनता है, तो वहां उस खाद्य सामग्री में वसा भी नहीं है। ध्यान दीजिए, किसी भी खाद्य सामग्री में वसा का परीक्षण करने के लिए खाद्य सामग्री को हम क्या करते हैं, एक कागज के टुकड़े में लपेटते हैं। कागज के टुकड़े में लपेटने के बाद में थोड़ी देर बाद हम कागज को सीधा करके और सूर्य के प्रकाश के सामने या किसी प्रकाश स्रोत के सामने लेकर हम देखते हैं, तो एक धब्बे से धुंधला प्रकाश दिखेगा, यानी एक धब्बा बन जाएगा। और इस धब्बे से जैसे ही प्रकाश के सामने हम रखेंगे तो धुंधला प्रकाश दिखेगा। अगर ये वाली स्थिति है तो ये धब्बा किसका होता है, तेल का होता है। तेल क्या होती है, एक वसा होती है, इसीलिए ये धब्बा या तेल वसा की उपस्थिति को किसी पदार्थ में बताएगा। अगर मान लीजिए ये प्रोसेसिंग करने के बाद में खाद्य सामग्री को कागज के टुकड़े में लपेटा, वापस सीधा किया और प्रकाश के सामने ला करके हम कागज को देखते हैं, अगर धब्बा नहीं दिखता है तो उस खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। इस प्रकार हम वसा का परीक्षण कर सकते हैं। और इस प्रकार वसा या खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो मुख्य पोषक तत्व हैं, मंड, प्रोटीन और वसा, इन तीनों के परीक्षण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि कैसे हम इनका परीक्षण कर सकें खाद्य सामग्री में। अब बात करते हैं कि विटामिन और खनिज लवण भी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। विटामिन और खनिज लवण हमने पढ़ा था भोजन के अवयवों के बारे में, तो वहां हमने देखा था कि विटामिन और खनिज लवण भी क्या है, खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, हमें पोषकों की क्यों जरूरत होती है। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि पोषकों की हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है। तो अगला हमारा हेडिंग होगा पोषकों की हमारे शरीर में उपयोगिता, क्या काम करते हैं। अगर मान लीजिए भोजन में पोषक नहीं हो तो क्या हो, पोषक उपस्थित हैं तो क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि पोषकों की हमारे शरीर में उपयोगिता, पोषकों की हमारे शरीर में उपयोगिता अर्थात पोषक हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों की बात करें तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो पदार्थ है उसे ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं।
वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट, यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन है, उस भोजन को हम क्या कह सकते हैं? उस भोजन को हम कह सकते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन। ये इसका उपनाम हो सकता है। मान लीजिए यहां से आप लोगों को प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हो कि वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। वसा भी क्या करती है? हमें ऊर्जा प्रदान करती है, तो उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की अगर हम बात करें तो आलू, गन्ना, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल आदि हम इसके स्रोत लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल आदि से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद में अगर हम बात करें वसा की, जिसको हम इंग्लिश में फैट कहते हैं, वसा जो है ये भी क्या करती है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है कार्बोहाइड्रेट से अधिक। तो हम लिख सकते हैं कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है हमें कौन? वसा। सर्वाधिक ऊर्जा हमें प्रदान करती है वसा। वास्तविकता यही है। वैसे कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होने की अगर हम बात करें तो वो वसा होती है, और वसा से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के स्रोत की अगर हम बात करें तो देखिए, वसा के स्रोत दो प्रकार के हैं भाई। एक तो पादप स्रोत और एक है जंतु स्रोत। यानी पादपों से प्राप्त कौन कौन से वसीय पदार्थ हैं, जंतुओं से प्राप्त कौन कौन से वसीय पदार्थ हैं। तो हम देख सकते हैं जैसे सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, और इसी के साथ हम देखते हैं नारियल, तिल और मूंगफली। नारियल, तिल, मूंगफली, इन सब का जो तेल होता है वो क्या होता है? पादप स्रोत होता है। यानी सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, तिल, मूंगफली, इन सब का जो तेल है वो उससे हमें क्या प्राप्त होती है? वसा प्राप्त होती है। लेकिन ये कैसे स्रोत हैं वसा के? पादप स्रोत हैं। अब बात करते हैं जंतु स्रोत के बारे में। तो देखिए, जंतु स्रोत कौन कौन से होंगे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होंगे? ऐसे पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो और उनमें वसा हमें प्राप्त हो। तो जैसे घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडे और मांस, ये सब क्या है? घी, दूध, क्रीम, मक्खन, अंडे, मांस, ये सब क्या है? ये सब हैं वसा के जंतु स्रोत। यानी इनसे हमें क्या प्राप्त होंगे? वसा प्राप्त होगी। मछली भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार
वसा के दो स्रोत हैं, सर्वाधिक ऊर्जा ये प्रदान करती है वसा स्रोत, वसा जो है हमारे शरीर को। और वसा के जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के हैं, पहला पादप स्रोत है और दूसरा जंतु स्रोत है। पादप स्रोत में सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, तिल और मूंगफली का तेल, ये सब हमें क्या प्रदान करते हैं, वसा प्रदान करते हैं। जंतु स्रोत में अगर हम देखें तो घी, दूध, क्रीम, मक्खन, अंडे, मांस, मछली, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमें वसा प्रदान करते हैं। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे शरीर में। हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए मुख्यतः हम बात करें तो शरीर की वृद्धि व स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है, प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धन भोजन भी कहते हैं, ध्यान रखना। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रोटीन युक्त भोजन क्या कहलाता है, शरीर वर्धन भोजन। अब शरीर वर्धन भोजन क्यों कहा, क्योंकि शरीर की, वर्धन का मतलब होता है बढ़ना, तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अगर हम किसी पोषक तत्व की बात करते हैं तो वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो प्रोटीन के स्रोत भी दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला हो जाते हैं पादप स्रोत और दूसरे हो जाते हैं जंतु स्रोत। पादप स्रोत कौन कौन से हैं, जंतु स्रोत कौन कौन से हैं। पादप स्रोतों में हम कुछ फसलों की बात करेंगे, जैसे चना, मूंग, मटर, राजमा, सोयाबीन। चना, मूंग, मटर, राजमा, सोयाबीन, इन सब से हमें क्या प्राप्त होते हैं भाई, इन सब से हमें प्राप्त होता है प्रोटीन। और प्रोटीन के जंतु स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली। दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली, इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। पोषक पदार्थ जो है हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है, अभी हमने जाना। जैसे सबसे पहले हमने बात की कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट यानी इन दोनों को जब हम मिलाकर देखते हैं तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होता है वह भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है, यानी ऊर्जा देने वाले भोजन के नाम से हम इसे जानते हैं। स्रोत की अगर हम बात करें तो आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल आदि किसके स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। वसा दूसरा जो खाद्य पदार्थ है, पोषक तत्व है, वसा ये सर्वाधिक ऊर्जा हमें प्रदान करता है। इसके स्रोत दो प्रकार के हैं, एक तो पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत। पादप स्रोत में सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, तिल, मूंगफली, इन सब का तेल जो है पादप स्रोत है और हमें वसा प्रदान करता है। जंतु स्रोत में देखिए घी, दूध, क्रीम, मक्खन, अंडे, मांस और मछली, इन सब से हमें, ये जो जंतु स्रोत हैं, इन सब से हमें क्या प्राप्त होती है, वसा प्राप्त होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोटीन। शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है और प्रोटीन युक्त जो भोजन है उसे शरीर वर्धन भोजन कहते हैं। ध्यान रखिए, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोगों के सामने प्रश्न आ सकता है कि शरीर वर्धन भोजन है। अब शरीर वर्धन भोजन किसे कहेंगे ऐसे भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण कुछ भी मिल सकता है। तो वहां हमें ध्यान रखना है कि प्रोटीन युक्त भोजन जो है वही क्या कहलाता है, शरीर वर्धन भोजन कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसका कारण ये है कि शरीर वर्धन, वर्धन का मतलब होता है बढ़ाना, तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अगर कोई पोषक तत्व महत्वपूर्ण है तो वो है प्रोटीन। यानी हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है।
इसीलिए प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धन भोजन कहते हैं। इसके स्रोत भी दो प्रकार के हो गए, एक हो गए पादप स्रोत, एक हो गए जंतु स्रोत। बात करते हैं पादप स्रोतों के बारे में, तो चना, मूंग, मटर, राजमा, सोयाबीन, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। और जंतु स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली, इन सब से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। अगर हम अगले पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो वो होता है विटामिन। विटामिन जो है किस प्रकार हमारे शरीर के लिए उपयोगी है? ध्यान रखिए, यह है शरीर की रोगों से रक्षा करता है। विटामिन जो है शरीर की रोगों से रक्षा करता है, यानी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर बढ़ाने का कोई पोषक तत्व काम करता है तो वो है विटामिन। ये और क्या काम करता है? जैसे हमारी आंख होती है, अस्थियां हैं, दांत हैं और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो हम लिख सकते हैं आंख, अस्थियों, दांत व मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक कौन है? विटामिन। अर्थात हम देख सकते हैं कि विटामिन भी हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। रोगों से रक्षा का मतलब है कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये बढ़ाएगा, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ेगी तभी तो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा होगी। और इसके कार्य हैं, आंख को अपनी अस्थियां, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ बना के ये रखता है, इसलिए विटामिन युक्त हमें भोजन भी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार हमारे जो पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इनके बारे में या इनकी उपयोगिता के बारे में हमने बात की है। इस प्रकार आज हमने बात की कि पोषक तत्वों का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो विभिन्न पोषक तत्वों का परीक्षण करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसिंग हमने अपनाई है, कौन कौन सी विधियां हमने अपनाई थी, उनके बारे में हम बात कर चुके थे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था वहां पर कि कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, जिसको हम हिंदी में मंड कहते हैं, तो मंड का परीक्षण, प्रोटीन का परीक्षण और वसा का परीक्षण हमने किया है। और हम इस प्रयोग को आसानी से घर पर भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी खाद्य सामग्री में देखना है कि कौन कौन से पोषक तत्व उनमें हैं, तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि पोषक तत्व जो हैं हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, अर्थात हमारे शरीर में पोषक तत्वों का उपयोग क्या क्या है, उसके बारे में हमने विस्तार से बात की है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा के बारे में, प्रोटीन है और विटामिन है। इन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में क्या उपयोग है, इनके बारे में हमने विस्तार से बात की है। अब बात करेंगे हम विटामिन के विभिन्न प्रकारों के बारे में। आपको पता होगा कि विटामिन को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिन के मुख्य कार्य हैं। लेकिन विटामिन बी वाला जो समूह है, ये भी बहुत बड़ा समूह है, ये इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे विटामिन हैं, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के हमारे सिलेबस में है, तो हम उसी की बात करेंगे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के ये क्या है, इनके स्रोत क्या हैं, हमारे शरीर में उपयोग क्या है, इनकी कमी से कौन से रोग हमारे हो सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में उसका पहुंच जाए। इसके बाद में हम बात करेंगे विटामिन के विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.